साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी यूपी पीसीएस 2023 की जो प्रारंभिक परीक्षा होनी है उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं और उसी कड़ी में हम लोग आज के दिन जो है मेक आईएएस जो कोचिंग संस्था है इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई जा रही है उसी में से उसका जो टेस्ट नंबर 2 है उस टेस्ट नंबर 2 को यहाँ पर हम लोग देखेंगे दो पार्ट में। पहले पार्ट में 75 क्वेश्चन को और नेक्स्ट पार्ट में 75 क्वेश्चन को। चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है भारत के राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा किया जाता है, नहीं अप्रत्यक्ष रूप से होता है, तो पहला गलत है। दूसरा, राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी पार्टिसिपेट करते हैं, सही है। दिल्ली विधानसभा और पुडुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है इन दोनों विधानसभाओं के सदस्य भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तो पहला गलत दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बात करते हैं, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए प्रस्तावक और अनुमोदकों की संख्या कितनी है, तो वो आपकी कितनी होती है, 50-50 होती है। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये जो टेस्ट सीरीज है ये आपकी बाइलिंगुअल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। मैं हिंदी वाला करवा रहा हूँ, आप चाहें तो इंग्लिश वाले क्वेश्चन को बगल में देख सकते हैं। तीसरा प्रश्न है, यदि राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश अपने कार्यकाल को पूर्ण किए बिना रिक्त हो जाता है तो उसके स्थान पर नवनिर्वाचित राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होगा, 5 वर्ष ही होगा। जब से वो पद धारण करेगा तब से अगले 5 वर्षों के लिए वो स्वतंत्र कार्यकाल के लिए उत्तरदायी होगा। आगे बात करते हैं, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से ली गई है, तो अमेरिका के संविधान से ली गई है। अनुच्छेद 61 आर्टिकल 61 के तहत राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का वर्णन किया गया। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, वो ये है, निम्नलिखित में से किस वीटो का प्रयोग भारत का राष्ट्रपति कर सकता है। तो यहाँ पर देखिए 3 वीटो दिए गए हैं, बताना है कौन से का कर सकता है। तो एक है आत्यांतिक वीटो जिसे एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं, दूसरा है विशेषित वीटो जिसे स्पेशल वीटो कहते हैं और तीसरा है जेबी वीटो जिसे पॉकेट वीटो कहते हैं। तो इसमें से जो भारत का राष्ट्रपति है वो आत्यांतिक वीटो अर्थात एब्सोल्यूट वीटो और जेबी वीटो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल कर सकता है 1 और 3। विशेषित वीटो का स्पेशल वीटो का प्रयोग नहीं करता है। ये अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है वो करता है। देखिए कुल मिला के 4 प्रकार के वीटो होते हैं, आत्यांतिक वीटो, एब्सोल्यूट वीटो, क्वालिफाइड वीटो अर्थात स्पेशल विशेषित वीटो जिसे कहते हैं, और निलंबनकारी वीटो, सस्पेंशन वीटो और पॉकेट वीटो। तो जो भारत का राष्ट्रपति होता है वो 3 प्रकार के वीटो का इस्तेमाल कर सकता है, आत्यांतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो अर्थात सस्पेंशन वीटो और जेबी वीटो अर्थात पॉकेट वीटो का। आगे चलते हैं, राष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए, बताना है कौन सा सही है। संविधान के अनुच्छेद 75 के अंतर्गत राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है। 75 के तहत नहीं, 74 के तहत, तो पहला गलत होगा। दूसरा, सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति बी के गिरी थे, तो ये कथन भी आपका सही नहीं है क्योंकि सबसे कम समय तक राष्ट्रपति जाकिर हुसैन थे, 2 साल तक। इनका सबसे छोटा कार्यकाल था क्योंकि इनकी डेथ हो गई थी। तो यहाँ पर 2 के दोनों कथन गलत हैं, डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका अर्थ है दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। दंडादेश की मात्रा को उसकी प्रकृति में, मतलब जो नेचर है, अगर सश्रम कारावास है तो सश्रम कारावास ही रहेगा, परंतु जहाँ 5 साल का था उसको वो कम कर दिया जा सकता है, जैसे कि 4 साल, तो उसकी प्रकृति में परिवर्तन किए बिना कम करना। तो इसे क्या कहते हैं, इसे परिहार या एवॉइडेंस कहते हैं, परिहार कहते हैं। जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं आर्टिकल 72 उसी के तहत इनके बारे में बात की गई है। परिहार या इंग्लिश में इसे जो कहते हैं एवॉइडेंस नहीं कहते हैं, इसे जो इंग्लिश में रेमिशन कहते हैं, ठीक है, रेमिशन कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, उपराष्ट्रपति का पद निम्नलिखित में से किस या किन कारणों से रिक्त हो सकता है। तो देखिए कौन से कारण हैं, यहाँ पे 4 कारण बताए गए हैं। तो उसके त्यागपत्र देने से, उसकी मृत्यु होने पर, उसे बर्खास्त करने पर, उसकी 5 वर्ष की पदावधि की समाप्ति पर, इन सभी कारणों से उपराष्ट्रपति का पद रिक्त हो सकता है, तो डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, 2 सूचियां यहाँ पे दी गई हैं, इन्हें हमें सुमेलित करना है। तो देखिए अनुच्छेद 56 में क्या है, राष्ट्रपति की पदावधि, तो 2 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 59 में क्या है, राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें हैं, तो 3 से मिला दीजिए। अनुच्छेद 64 में क्या है, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, इसके संबंध में 1। अनुच्छेद 69 देखें तो इसमें क्या है, उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, तो 4 से मिला दीजिए। तो 2314 ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, 2 कथन दिए गए, कथन कारण वाला प्रश्न है,
तो बताना है कौन सा सही है। कथन है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 123 123 राष्ट्रपति को संसद के सत्र में न होने की स्थिति में अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। ये कथन आपका सही है। कारण राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की शक्ति संसद द्वारा बनाए गए कानून के बराबर होती है। ये भी सही, परंतु व्याख्या नहीं कर रहा है, क्योंकि प्रश्न लगाएंगे तो ये संतुष्ट नहीं करेगा। तो बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। उपराष्ट्रपति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। दो कथन दिए गए हैं। पहला, वह राज्यसभा के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। ये आपका आर्टिकल 64 में बताया गया है, तो 1 सही है। दूसरा, वह कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में अधिकतम 1 वर्ष की अवधि तक कार्य कर सकता है। 1 वर्ष नहीं, 6 माह तक की अवधि तक। तो पहला सही, दूसरा गलत है, तो ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान नहीं करता है परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करता है। जो संसद के मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट नहीं करते परंतु उपराष्ट्रपति के चुनाव में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा या से कथन सत्य है। तो देखिए, पहला, वह किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध किसी व्यक्ति के लिए दंडादेश को निलंबित, माफ या परिवर्तित कर सकता है। ये कथन सही है। दूसरा, वह उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। ये भी कथन सही है। दो के दोनों कथन सही हैं, तो सी ऑप्शन। अगला है, मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति निम्न में से कौन करता है। तो इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री होते हैं। CSIR, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद, या इंग्लिश में कहते हैं काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, CSIR। यह भारत का सबसे बड़ा अनुसंधान एवं विकास रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसकी स्थापना सितंबर 1942 में 1942 में हुई थी और इसका अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। भारत की संघीय मंत्री परिषद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए, बताना कौन सही है। पहला, संघ के मंत्री प्रधानमंत्री के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेंगे, नहीं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत धारण करते हैं। दूसरा, संघीय मंत्रिपरिषद संसद के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। संघीय परिषद संसद के प्रति नहीं, लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। दोनों के दोनों कथन यहाँ पर गलत हैं, तो यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाएगा। देखिए, आर्टिकल 75(2) में कहा गया है कि संघ मंत्रिपरिषद जो है केंद्रीय मंत्रिपरिषद, वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। आगे बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित राष्ट्रपति को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। 4 राष्ट्रपति दिए गए, तो इसमें डॉक्टर एस राधाकृष्णन, ये दूसरे राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद के बाद, तो पहले पे ये हो जाएंगे 1962 से 67 तक। फिर इसके बाद जाकिर हुसैन 67 से 69, 2। फिर आपके फखरुद्दीन अली अहमद 74, मतलब क्रम इन चारों का जो करेंगे तो ये 74 से 77 है। और आर वेंकटरमण जो है वो 87 से 92 है। तो 1 2 3 4 यही क्रम रहेगा, ए ऑप्शन आपका। आगे बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति को भारत के महानियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, सही है। दूसरा, वह भारत के राष्ट्रपति को वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं उसके सदस्यों की नियुक्ति के संबंध में परामर्श देता है, ये भी सही है। 2 के दोनों कथन यहाँ पर सही है, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किन किन संस्थाओं का प्रधानमंत्री अध्यक्ष होता है। तो यहाँ पर 3 संस्थाएं दी गई हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद और राष्ट्रीय एकता परिषद, इन सभी का जो अध्यक्ष होता है वो प्रधानमंत्री होता है। इसके अतिरिक्त नीति आयोग का भी अध्यक्ष जो है वो प्रधानमंत्री ही होता है। आगे यहाँ तो डी हो जाएगा 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद में निहित है। प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रपति को सूचनाएं प्रदान करने संबंधी कर्तव्य किस अनुच्छेद में है। तो आर्टिकल 78 में है, महत्वपूर्ण याद रखिएगा। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद किसने राजीव गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया था, मतलब उस समय राष्ट्रपति कौन थे। तो राष्ट्रपति थे ज्ञानी जैल सिंह। 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या हुई थी। उसके बाद उनके पुत्र राजीव गांधी जो है वो प्रधानमंत्री बने थे। भारत के प्रधानमंत्री को निर्धारित अवधि में अनिवार्य रूप से सदस्य होना चाहिए किसका, संसद का सदस्य होना चाहिए, चाहे वो राज्यसभा का हो चाहे विधानसभा वो लोकसभा के हो। तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सही। पहला, प्रधानमंत्री का पद ग्रहण करने से पूर्व मुख्य न्यायाधीश उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो ये कथन सही नहीं, क्योंकि राष्ट्रपति उसे पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाता है, तो पहला कथन गलत है। दूसरा,
लोकसभा में अपना विश्वास मत खो देने पर उसे अपने पद से त्यागपत्र देना होगा अथवा त्यागपत्र न देने पर राष्ट्रपति उसे बर्खास्त कर सकता है। ये कथन सही है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। प्राक्कलन समिति के सदस्य चुने जाते हैं कहाँ से? प्राक्कलन समिति को इंग्लिश में कहते हैं एस्टीमेट कमेटी। तो इसके सारे सदस्य जो है लोकसभा से चुने जाते हैं। इसमें कुल 30 सदस्य होते हैं और मात्र लोकसभा से ही होते हैं। अगला है राष्ट्रपति, और ये सबसे बड़ी वित्तीय समिति है, ये ध्यान रखिएगा। राष्ट्रपति पर महाभियोग की एक प्रक्रिया क्या है? तो ये अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है, ठीक है, अर्ध क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है ये। आगे बात करते हैं प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए दिए गए हैं। पहला, वह राष्ट्रपति को संसद को सत्र आहूत करने एवं सत्रावसान करने संबंधी परामर्श देता है, सही है। दूसरा, वह किसी भी समय लोकसभा विघटित करने की सिफारिश राष्ट्रपति को कर सकता है। दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन सही हो जाएगा। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति का सदनों को संबोधित करने तथा संदेश देने के अधिकार से संबंधित है? तो 86, आर्टिकल 86 राष्ट्रपति द्वारा संसद को संबोधित करने तथा संदेश भेजने का अधिकार इसमें है। अगला है, निम्नलिखित में से किस की शपथ का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 69 में वर्णित है? तो उपराष्ट्रपति का किस शपथ की? राष्ट्रपति का शपथ किस में है? आर्टिकल 60 में है और राज्यपाल का 159 में है। तो इस बात को ध्यान रखना आपको। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। दो कथन दिए गए हैं यहाँ पर। पहला है, बताना कौन सही। पहला, लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे। ये कथन आपका सही है। देखिए यहाँ एक सेकेंड, इसमें से संबंधित तथ्य कौन सा है ये बताना है। तो लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह ही थे। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो पहला कथन है कि लोकसभा में विश्वास मत प्राप्त करने में असफल होने वाले प्रथम प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह नहीं थे, विश्वनाथ प्रताप सिंह थे, पीवी सिंह, ठीक है, बीपी सिंह थे, पीवी नहीं, बीपी सिंह थे। जबकि लोकसभा का सामना न करने वाले प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह थे और मोरारजी देसाई प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री और सबसे अधिक उम्र के प्रधानमंत्री भी थे और साथ ही प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले प्रथम प्रधानमंत्री थे आपके मोरारजी देसाई। तो दूसरा वाला कथन भी गलत है, पहला वाला भी कथन गलत है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्रियों में सबसे लंबा कार्यकाल प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का रहा। वे कुल 16 वर्ष 9 महीने और 12 दिन तक अपने पद पर रहे। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। राज्यसभा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला है, वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 252 है। 252 नहीं, 250 है, ठीक है। 200 अनुच्छेद 80 में बताया गया 250 है, जिसमें से 238 सदस्य राज्यों और क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं और 12 नॉमिनेटेड होते हैं। दूसरा, राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ये सही है। तीसरा, राज्यसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम उम्र सीमा 25 वर्ष है, 25 नहीं 30 वर्ष है। तो पहला और तीसरा गलत है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन। अगला है, किसी व्यक्ति हेतु भारत के उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए क्या अर्हताएं हैं? तो यहाँ पे दो की बात की गई है। तो पहला, उसे अनिवार्य रूप से भारत का नागरिक होना चाहिए, सही है। उसे किसी न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए वकील होना चाहिए। नहीं, देखिए, उसे किसी उच्च न्यायालय का, किसी भी न्यायालय का नहीं, उसे किसी उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए या किसी उच्च न्यायालय में या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष का वकील होना चाहिए। राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। पहला क्या है, उच्च न्यायालय का कम से कम 5 साल के लिए न्यायाधीश होना चाहिए, ये कंडीशन है। या अगर ये नहीं है तो दूसरी कंडीशन है, किसी उच्च न्यायालय में या विभिन्न न्यायालयों में मिलकर 10 वर्ष का वकील होना चाहिए, ये दूसरी है। तीसरी कंडीशन ये भी होती है कि राष्ट्रपति के मत में सम्मानित न्यायवादी होना चाहिए। तो यहाँ पे पहला कथन सही, दूसरा गलत, तो ए ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा भारत की संचित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान की अनुशंसा की जाती है? तो वित्त आयोग के द्वारा। आर्टिकल 280 में वित्त आयोग के बारे में है। अगला है, दो सूचियां हैं, राज्य और राज्यसभा में उनका प्रतिनिधित्व कितना है। तो देखिए, महाराष्ट्र में कितना है, 19 है, तो 4 से मिला दीजिए। तमिलनाडु में कितना है, 18 है, 3 से मिला दीजिए। पश्चिम बंगाल, बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगह सेम है, 16 है, तो 2 से मिला दीजिए। कर्नाटका में
कर्नाटका में 12 है, 1 से मिला दीजिए। तो 4-3-2-1, 4-3-2-1 डी ऑप्शन। उत्तर प्रदेश में 31 है, ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नीचे 2 वक्तव्य दिए गए कथन कारण वाला प्रश्न है। कथन है कि संकट के समय प्रधानमंत्री का अधिकार और भी अधिक बढ़ जाता है। सही है। कारण, क्योंकि प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति अपने संकटकालीन अधिकारों का प्रयोग करता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है, तो ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। निम्नलिखित में से सुमेलित है, बताना है कौन से सुमेलित है। यहाँ पे 3 चीजें दी गई हैं और तीनों में सुमेलित कौन सा है। अनुच्छेद 143 143 उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति, ये सही है। दूसरा 129 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तो 129 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति नहीं है, 127 में है, 127 में है, तो दूसरा वाला गलत है। 129 में उच्चतम न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना है, ठीक है, ये दिया गया है, मतलब सुप्रीम कोर्ट टू बी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा अनुच्छेद 109 में धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया का वर्णन किया गया है, ये सही है। तो पहला और तीसरा सही है, तो यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो देखिए, भारत के महान्यायवादी की भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रपति करता है, तो 1 और 2। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति जो है वो राज्यपाल करते हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है एवं विधेयक को पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी नहीं करता, ऐसी स्थिति में वह किसका प्रयोग करता है। जेबी वीटो, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर, एक सेकेंड, जेबी वीटो का नहीं, ये विशेषित वीटो का प्रयोग करता है। ये आपका जेबी वीटो ही है, ठीक है। जेबी वीटो में ही ये होता है कि संविधान के या पॉकेट वीटो में संविधान के अंतर्गत किसी विधेयक पर राष्ट्रपति द्वारा अनुमति देने या न देने के लिए समय सीमा का कोई प्रतिबंध नहीं या प्रावधान नहीं। अतः जब राष्ट्रपति किसी विधेयक पर अपनी अनुमति नहीं देता है और संविधान के अनुच्छेद 111 के तहत पुनर्विचार के लिए संसद को वापस भी नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में वह जेबी वीटो का प्रयोग करता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। का अर्थ है किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम कर देना। इसके अंतर्गत दंड को कम भी किया जा सकता है तथा उसकी प्रकृति को बदला भी जा सकता है। तो ये कौन सा है, ये आपका विराम है या रिस्पाइट। इसमें इसका अर्थ है किन्हीं विशेष कारणों से दंड को कम कर देना, जैसे गर्भवती स्त्री की मृत्युदंड के आदेश को साधारण कारावास में बदल देना। इसके अंतर्गत दंड को कम भी किया जा सकता है तथा उसकी प्रकृति को बदला भी जा सकता है विराम में। तो डी ऑप्शन। किसी व्यक्ति हेतु लोकसभा की सदस्यता के लिए अर्हता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे 2 कथन दिए गए, बताना है उपयुक्त कथनों में से कौन सा सही। पहला, उसे उस राज्य की लोकसभा निर्वाचक नामावली में होना चाहिए जिस राज्य के लोकसभा क्षेत्र हेतु प्रत्याशी है, तो ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। दूसरा, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं होनी चाहिए जो इस संदर्भ में संसद द्वारा विधि के द्वारा या उसके अधीन बनाई गई हों, ये सही है। तो पहला सही नहीं है, दूसरा सही है, तो बी ऑप्शन। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, ये कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए उसकी। पहला, अगला क्वेश्चन देखते हैं 40 नंबर। निम्न में से कौन सा या से संवैधानिक निकाय नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं। तो देखिए, भारत का निर्वाचन आयोग ये संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और केंद्रीय सतर्कता आयोग, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ये दोनों ही जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। तो यहाँ पर दूसरा तीसरा पहला वाला है, तो आपका सी ऑप्शन 2 और 3। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। संसद में शून्यकाल के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, शून्यकाल के संदर्भ में तो सी ऑप्शन देखिए। पहला, शून्य प्रश्नकाल के समय के बाद का समय शून्यकाल होता है, कौन सा सही नहीं है ये बताना है। प्रश्नकाल के बाद का समय शून्यकाल होता है, सही है। इसका समय 12 बजे से 1 बजे तक होता है, ये भी सही है। शून्यकाल का आरंभ 1972 में हुआ, नहीं 1972 में, 1962 में, 1962 में, तो दूसरा सी वाला गलत है। शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्नों पर सदस्य तुरंत कार्रवाई चाहते हैं, ये सही है। यहाँ पे सी वाला सही नहीं। अगला है, प्राक्कलन समिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं। पहला,
इस समिति के सभी सदस्य लोकसभा द्वारा प्रतिवर्ष अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणी पद्धति द्वारा लोकसभा के सदस्यों से ही निर्वाचित होते हैं। तो देखिए इसमें बताना है कौन सा सही है। तो ये कथन आप देखें यदि, तो यहाँ पे देखें पहला कथन सही है, पहला जो कथन आपका सही है। दूसरा, यदि लोकसभा का उपाध्यक्ष इस समिति का सदस्य है तो वह स्वयं समिति का अध्यक्ष नियुक्त हो जाता है। तो ये भी कथन भी सही है, दो के दोनों कथन सही है, सी ऑप्शन होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं। 43, निम्नलिखित में से किस राज्य से अधिकतम राज्यसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए इन चारों में उत्तर प्रदेश नहीं है, ऐसे तो उत्तर प्रदेश है, इन चारों में बताना है। तो आप देखें आप इसमें देखेंगे तो सबसे अधिक कहाँ से चुने जाएंगे, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु से कुल 18 सदस्य जो हैं वो चुने जाते हैं, जबकि बिहार में आपके 16 हैं, कर्नाटक में 12 हैं और आंध्र प्रदेश में जितने हैं 11 हैं। एक सेकंड थोड़ा सा इसमें गड़बड़ हो गया है। किस राज्य में अधिकतम राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं? देखिए महाराष्ट्र में 19 हैं, महाराष्ट्र में 19 हैं और तमिलनाडु में आपके 18 हैं। तो अधिकतम किस में? महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र हो जाएगा। और ऐसे देखा जाएगा तो उत्तर प्रदेश के 31। निम्नलिखित में से किस संदर्भ में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं? लोकसभा के समान शक्तियां हैं। पहला, उच्चतम न्यायालय एवं संघ लोक सेवा आयोग के न्याय क्षेत्र विस्तार करने में, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति में और राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति में। इन तीनों में ही इनकी समान शक्तियां हैं। तो डी ऑप्शन 1, 2, 3। आगे बढ़ते हैं 45 नंबर। भारत में लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है, लोकसभा सदस्यों को चुना जाता है प्रादेशिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर। सही है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम के आधार पर, यह भी सही है। अप्रत्यक्ष निर्वाचन नहीं, प्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा। तो 1, 2 ए ऑप्शन। अगला है परिसीमन आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन? परिसीमन आयोग, डिलिमिटेशन कमीशन कहते हैं इंग्लिश में। तो कौन सा कथन सही नहीं, ये बताना है। यहाँ पे 3 कथन दिए गए हैं। परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है। एक सेकेंड, हाँ, परिसीमन आयोग को सीमा आयोग के नाम से भी जाना जाता है, ये सही है। दूसरा, संसद द्वारा संविधान के अनुच्छेद 83 के तहत एक परिसीमन अधिनियम लागू किया जाता है। 83 नहीं, 82 के तहत। तो पहला सही है, दूसरा गलत है। तीसरा, परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद मुख्य न्यायाधीश द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है। देखिए परिसीमन अधिनियम के लागू होने के बाद राष्ट्रपति द्वारा परिसीमन आयोग की नियुक्ति की जाती है और यह संस्था या निकाय निर्वाचन आयोग के साथ मिलकर काम करती है। तो यहाँ पे पहला तो सही है, दूसरा और तीसरा जो है वो गलत है। तो पूछा कौन सा कथन सही नहीं, तो दूसरा और तीसरा, दूसरा तीसरा मतलब सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 देखते हैं। भारत में राज्यों की मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। राज्यों की मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायी किसके प्रति होता है? विधान परिषद के प्रति होता है। ठीक है, विधान परिषद के प्रति। ऐसे देखा जाएगा, एक सेकेंड, आर्टिकल 164(2) के अनुसार राज्य की मंत्रिपरिषद अपने सभी कार्यों के लिए सामूहिक रूप से विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। अर्थात मंत्रिपरिषद तभी अपने पद पर बनी रहती जब तक उसे विधानसभा का विश्वास प्राप्त है। यदि विधानसभा अविश्वास प्रस्ताव पारित कर दे तो मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र देना पड़ेगा। तो इस प्रकार से यहाँ पे क्या होगा? विधानसभा के प्रति हो जाएगा। सी ऑप्शन, सी ऑप्शन हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 48 देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन के तहत मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? तो 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1989 के द्वारा, अर्थात बी ऑप्शन। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या से सुमेलित है? तो पहला देखिए, 31वें संविधान संशोधन अधिनियम 1973, इसके तहत लोकसभा सीटों की संख्या में वृद्धि की गई, 525 से बढ़ाकर 545 किया गया। तो ये वाला आपका सही है। दूसरा देखें, 84वें संविधान संशोधन 2001, इसके तहत मौलिक अधिकारों में परिवर्तन किया गया। नहीं, 84वें संविधान संशोधन 2001 में लोकसभा और विधानसभा सीटों के
पुनर्निर्धारण पर 25 वर्ष के लिए 2026 तक रोक लगा दी गई। तो दूसरा वाला सही नहीं है। तीसरा, 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019, इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया, ईडब्ल्यूएस किया गया। तो ये सही नहीं है। क्यों? क्योंकि 104वें संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के आरक्षण में 10 वर्ष की वृद्धि तथा लोकसभा एवं राज्य विधानसभा में नाम निर्देशन द्वारा आंग्ल भारतीय समुदाय के प्रतिनिधित्व संबंधी उपबंध का समापन किया गया। तो यहाँ पर जो है आपका पहला केवल सही है, दूसरा तीसरा गलत है। तो सही कौन सा है? ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एकमात्र व्यक्ति है जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर 2 बार नियुक्त हुए हैं? तो कौन है? गुलजारी लाल नंदा, ये 2 बार नियुक्त हुए हैं। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 51, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिए गए हैं, 3 कथन दिए गए हैं, बताना इनमें से कौन सा सही है। पहला, राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष पर इसके 2/3 सदस्य निर्वाचित सेवानिवृत्त होते। 2/3 नहीं, 1/3 सदस्य, 1/3। तो पहला गलत हो गया। दूसरा, राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि का निर्वाचन राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य करते हैं। ये कथन आपका सही है। दूसरा, राज्यसभा का पीठासीन अधिकारी सभापति कहलाता है। ये भी सही है। तो कौन सा सही है? दूसरा और तीसरा, तो सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। कथन कारण का प्रश्न है आपका। तो कथन दिया गया है कि भारतीय संविधान के लागू होने से लेकर 1952 में पहले संसदीय चुनाव कराए जाने तक केंद्रीय विधानमंडल जो है एक सदनी रहा है। तो इसको अगर ये देखें तो पहला कथन आपका सही है, पहला कथन सही है। दूसरा, इसका कारण, संविधान सभा ने संविधान लागू होने से लेकर 1952 में पहले संसदीय चुनाव कराए जाने तक अनंतिम संसद के रूप में कार्य किया। तो ये आपका जो है, एक सेकंड, ये कार्य किया, ये सही है। तो इसलिए कथन कारण जो है दोनों सही है और व्याख्या भी हो रहा है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, अखिल भारतीय सेवा के सृजन का अधिकार मात्र राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा अनुच्छेद 312 के अंतर्गत किस बहुमत द्वारा अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है? किस बहुमत के द्वारा? तो 2/3 बहुमत के द्वारा, 2/3 बहुमत के द्वारा। अगला है, भारत के उप प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे 2 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही नहीं है। तो देखिए, संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल किसी अन्य सदस्य से वरिष्ठ होता है। संवैधानिक दृष्टि से उप प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल के किसी अन्य सदस्य की स्थिति में कोई अंतर नहीं होता है, परंतु व्यवहार में उप प्रधानमंत्री सरकार में प्रधानमंत्री के बाद दूसरे स्थान पर आता है और प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है। तो ये कथन आपका सही है, वरिष्ठ इस तरह से देखा जाएगा तो दूसरे नंबर पे आएगा। तो पहला वाला आपका सही है। दूसरा, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वाह करता है। ये भी आपका जो है, एक सेकंड, पहला वाला आपका सही नहीं है, पहला सही नहीं है, क्योंकि ऐसे देखा जाएगा तो स्थिति में कोई अंतर नहीं है ना। दूसरा वाला जो सही है, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में वह प्रधानमंत्री के समस्त दायित्वों का निर्वहन करता है, ये सही है। तो बताना है कौन सा सही नहीं है। तो पहला, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 80 है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अधिकतम लोकसभा सदस्य चुने जाते हैं? तो देखिए, महाराष्ट्र में 48 है, पश्चिम बंगाल में 42 है, कर्नाटक में 28 है, तमिलनाडु में 39 है। तो महाराष्ट्र हो जाएगा। 2 सूचियां दी गई हैं राज्य और लोकसभा सदस्यों की संख्या। देखिए, बिहार में कितने हैं? 40, तो 3 से मिला दीजिए। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में 25 है, राजस्थान में 25, तो 2 से मिला दीजिए। देखिए, राजस्थान और आंध्र प्रदेश दोनों में 25-25 है। तेलंगाना में आपके कितने हैं? 17 हैं, तेलंगाना में 17 हैं, और पंजाब में 13 हैं। तो इस प्रकार से देखें, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं, एक सेकेंड, थोड़ा फिर से मिलाते हैं। बिहार में कितने हैं? 40, तो 3 से मिलाइए। राजस्थान में कितने हैं? राजस्थान में आपके 25 हैं,
तो 2 से मिला दीजिए। तेलंगाना में कितने हैं? तेलंगाना में 17 हैं, तो 4 से मिलाइए। पंजाब में कितने हैं? 13 है, तो 1 मिलाइए। तो 3241 3241 3241 अर्थात बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए अहर होने के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। निम्नलिखित में राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां हैं। तो देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एवं महाभियोग में सही है, पहला वाला है। राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश की स्वीकृति में, इसमें भी है। राष्ट्रपति द्वारा घोषित तीनों प्रकार के आपातकालों की स्वीकृति में। तो यहां पर यदि देखें, 3 के तीनों में शक्तियां समान हैं, तो डी ऑप्शन 1 2 3। क्वेश्चन नंबर 60 देखते हैं। कथन कांड का प्रश्न है। कथन है आपका कि भारत में कार्यपालिका पर लोकसभा का प्रभावी नियंत्रण होता है। सही है। कारण, मंत्रिपरिषद उसी समय तक कार्य कर सकती है जब तक कि उसे लोकसभा का विश्वास प्राप्त हो। क्योंकि लगाइए, संतुष्ट हो रहा है। तो ये कथन कारण आपका सही है और व्याख्या भी हो रही है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। निम्नलिखित में से संविधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपातकाल के प्रख्यापन के प्रभावी होने की अवधि के दौरान स्वयं संसद द्वारा पारित अधिनियम द्वारा सामान्य कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है? तो ये है अनुच्छेद 352 के तहत, 352 के तहत कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। इस अवधि को एक वर्ष से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता और किसी भी प्रकार समापन की अवधि की 6 माह से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता है। मतलब 6 माह के बाद इसे अप्रूवल कराना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं। लोकसभा की सदस्यता के लिए निर्भरताएं क्या हैं? डिस्क्वालिफिकेशन, किन आधारों पर वो डिस्क्वालीफाई होगा? तो लाभ का पद और विकृत चित्त होना। एक सेकंड, हाँ, अनपढ़ होना कोई क्राइटेरिया नहीं है। तो 1 और 3। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे श्री जीवी मावलंकर थे। जबकि उपाध्यक्ष कौन थे? श्री एम अनंत शयनम अयंगर। आगे बात करते हैं, भारत के प्रधानमंत्रियों को उनके कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो इसमें सी वाला ऑप्शन देखिए, लाल बहादुर शास्त्री, इनके बाद मोरारजी देसाई, फिर चौधरी चरण सिंह, राजीव गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी। लोकसभा उपाध्यक्ष अपना त्यागपत्र देता है किसको? लोकसभा अध्यक्ष को, 94 खा के अनुसार, आर्टिकल 94 खा के अनुसार। अगला है, निम्नलिखित में से किन किन राज्यों में 2 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र हैं? तो देखिए, मेघालय में आपके 2 हैं, त्रिपुरा में 2 हैं, अरुणाचल प्रदेश में 2 हैं, मिजोरम में 1 है। तो आपका 1 2 4 ए ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं। भारत के प्रधानमंत्री के अधिकारों के संदर्भ के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला, वह किसी मंत्री को त्यागपत्र देने या उसे बर्खास्त करने की सलाह राष्ट्रपति को दे सकता है। सही है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर पूरे मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकता है। ये भी सही है। सी, वह राष्ट्रपति को लोकसभा भंग कर नए सिरे से चुनाव कराने की सलाह भी दे सकता है। ये भी सही है। उसकी सलाह पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। उसके देखिए, जो राष्ट्रपति जो है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है वो मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं। तो डी ऑप्शन सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। भारत में सेना का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? भारत का राष्ट्रपति होता है। अगला है, भारत के प्रधानमंत्री के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कौन सा सही है। तो भारत के प्रधानमंत्री के संबंध में, ठीक है, वह तीनों सेनाओं का राजनीतिक प्रमुख होता है। ये सही है। आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर आपदा प्रबंधन का प्रमुख होता है। ये भी आपका सही है। और वह केंद्र सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है। ये भी सही है। 3 के तीनों सही है। यहाँ पर 1 2 3 डी ऑप्शन। आगे बात करते हैं। 70 नंबर क्वेश्चन कथन कारण का प्रश्न है। कथन है कि भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपने पद पर बना रहता है। भारत का महान्यायवादी
राष्ट्रपति के प्रसाद अपने पद पर बना रहता है, आर्टिकल 76 के अनुसार सही है। कारण भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है तथा उसे किसी भी समय राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। तो कथन कारण दोनों सही है और व्याख्या भी हो रही है। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 71। भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन दिए गए हैं। पहला, वह भारत सरकार को विधि संबंधी सलाह देता है, सही है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है, ये भी सही है। दो के दोनों सही है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत के महान्यायवादी के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दो कथन यहाँ पर दिए गए हैं। पहला, विधिक रूप से ऐसे सभी कर्तव्यों का पालन जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों, सही है। भारत सरकार संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश करना, ये दो के दोनों कथन यहाँ पर सही है, इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करता है। लोकसभा अध्यक्ष करता है। 74 नंबर, लोक लेखा समिति मतलब पब्लिक अकाउंट कमेटी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तीन कथन दिए गए हैं। तीन कथन यहाँ पर दिए गए हैं। बताना है कौन से सही है। पहला, वर्तमान में इसकी कुल सदस्य संख्या 30 है। नहीं, 30 नहीं है, 30 प्राक्कलन समिति की होती है, इसकी 22 है, जिसमें से 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। इसका कार्यकाल 1 वर्ष होता है, सही है। इसे प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है, ये भी सही है। तो दूसरा तीसरा सही है, पहला गलत है, सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 75। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष को किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? तो लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा। तो इस प्रकार से इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।